नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है एक विधवा बूढ़ी माँ जिसको उसके बेटे ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। जब पिता का 15 साल पुराना खत मिला तो बेटों के होश ठिकाने आ गए। प्रिय दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान नहीं। चुका पाऊं जो उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं। प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी, मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। किचन में काम करते हुए यशोदा जी को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। अब जल्दी से अपना काम निपटाकर और एक कुर्सी को अपने तरफ खींचते हुए खाने के टेबल पर बैठ जाती हैं। तभी यशोदा जी के बहू ने दमकते हुए उनसे कहा, माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि जब हम लोग का खाना खत्म हो जाया करे तभी आप आकर खाना खाया करिए। एक बार कहने से आपको समझ नहीं आती कोई बात? खाना खत्म होने के बाद ये सारे जूठे बर्तन समेटकर टेबल साफ करके तभी खाना खाया करिए। आप यहाँ से जल्दी से जाइए, हमें खाना खाने दीजिए। अब अपने बहू बेटों की ये बात सुनकर यशोदा जी तुरंत नम आंखों से वहाँ से चली जाती हैं और रसोई में से बार बार झांक कर अपने बहू बेटे को जल्दी से खाना खत्म करने का इंतजार करती हैं। बेचारी यशोदा जी डायबिटीज की मरीज थीं, इसलिए जल्दी जल्दी भूख भी लग जाया करती थी। भूख के मारे बेचारी को रहा नहीं जा रहा था। वो जमीन पर अपना पेट पकड़कर बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी कुछ देर बाद बहू की आवाज आती है, माँ जी, बर्तन ले जाइए और इन्हें साफ कर दीजिए। अब यशोदा जी डाइनिंग टेबल पर जाती हैं, सारे बर्तन को समेटकर डाइनिंग टेबल को साफ करती हैं और खाने के लिए बैठ जाती हैं। जब उन्होंने तीनों कैसरोल को खोल कर देखा तो उसमें सब्जी खत्म हो चुकी थी, रोटी भी नहीं थे। सिर्फ तीसरे कैसरोल में एक कटोरी चावल बचा था। अब यशोदा जी को डायबिटीज था और उन्हें चावल खाने के बाद घुटनों में और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता था, इसलिए यशोदा जी चावल नहीं खाती थीं। अब बेचारी रोटी बनाए तो बनाए कैसे? बहू नाप तोलकर स्टोर रूम से राशन दिया करती थी और उसके बाद स्टोर रूम का ताला लगा दिया करती थी। कुछ देर बाद सोचने के बाद यशोदा जी अपने छोटे बेटे के घर, जो कि वहीं पर दूसरी गली में था, अपने छोटे बेटे के घर जाकर जब उन्होंने देखा उनका छोटा बेटा और बहू खाना खा रहे थे, अब यह देख के यशोदा जी को थोड़ी राहत मिलती है। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से कहा, बहू, 2 रोटी और थोड़ा सब्जी दे दे, मुझे भूख लगी है। तब बहू ने जल्दी से मटर पनीर को एक तरफ छिपाते हुए कहा, माँ जी, थोड़ा जल्दी आई होती, अभी तो सब्जी खत्म हो चुकी है। ऐसा है कि रोटी बचा है, अगर रोटी लेना हो तो ले लीजिए। अब बेचारी यशोदा जी की आंखों में आंसू भर भर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बहू को सब्जी छुपाते हुए देख लिया था। फिर भी उन्होंने रोटियों को हाथ में ले लिया और बोली कि बहू, थोड़ा दूध मिल जाएगा। इस पर उनकी बहू भड़क गई और बोली कि माँ जी, आपको क्या लगता है कि हमारे पास दूध का भंडार है? मैं दूध आपको दे दूंगी तो मेरा बच्चा अभी छोटा है, वो क्या पिएगा? और शाम को चाय भी तो बनानी होती है। बेचारी यशोदा जी, बड़े बेटे के घर तो दूध आता नहीं था और छोटे बेटे के घर दूध आता था तो वो बहाने कर रही थी। यशोदा जी उन रोटियों को मुट्ठी में दबाए हुए अपने बड़े बेटे के घर आ जाती हैं और बैठकर अपने पति की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं, क्या यही दिन देखने के लिए आप मुझे छोड़कर चले गए? जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने सोचा मेरा घर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा। जब मैं अपने घर पर गई, अपने ससुराल गई, तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल मेरे मायके जैसे। सौभाग्य से आप भी मुझे अच्छे मिले। शादी के पहले दिन, वो दिन मुझे याद है, आपने मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर मुझे कहा था, यशोदा, आज से हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। जीवन के हर सुख दुख को आपस में बांटेंगे, एक दूसरे से सारी बातें कहेंगे और इसी तरह हंसी खुशी अभी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर अच्छे से बिताएंगे।
हमारा संसार सादा जीवन उच्च विचार होगा। समय के साथ हमारे 2 बच्चे हुए। तभी भगवान को कुछ और मंजूर था। रोशन जी एक दिन बाजार गए थे और वहीं बाजार में पीछे से उन्हें किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। वो इस दुनिया से यशोदा जी को छोड़कर चले गए थे। आप मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। 2 छोटे बच्चे, आपके जाने के बाद सारे रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। 2 छोटे बच्चों का जिम्मेदारी मुझ पर आ गया। किसी तरह मैंने घर घर काम करके उनको पढ़ाया लिखाया और भगवान की कृपा से उनकी अच्छी नौकरी लग गई। वो नौकरी करने लगे और अपने पसंद के लड़कियों से उन्होंने शादी किया। आपके जाने के बाद मैंने किस तरह अपना जीवन बिताया, किस तरह बच्चों को पढ़ाया लिखाया, घर घर काम करके मैंने कैसे उनका पेट पाला। अपने खुद नहीं खाती थी और बच्चों को खिलाती थी। आज वही बच्चों ने मुझे 2 रोटी का मोहताज कर दिया है। अब यही सब बातें सोचते हुए यशोदा जी उस सूखी रोटी को पानी में नमक घोलकर उसी से बोरकर खाने लगी। तभी उनकी बड़ी बहू उनके पास आती है और कहती है, माँ जी, आपको कुछ दिनों के लिए मोहन के घर जाना है, क्योंकि हम दोनों ऑफिस ट्रिप पर जाने वाले हैं, इसलिए आपको मोहन के घर जाना होगा। ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि माँ जी वहाँ जाना चाहती हैं या नहीं। ये चीजें देखकर यशोदा जी को वो खाना गले से नीचे नहीं उतरा और सोचने लगी, जो बच्चे कल तक माँ के गोद के लिए झगड़ते थे, आज वह बच्चे इस माँ से किनारा कर रहे हैं। बड़ी बहू ने जब छोटे देवर को फोन लगाया तब उसने कहा, मोहन, हम दोनों ऑफिस ट्रिप पर जा रहे हैं, तो इसलिए माँ जी को अकेले घर में नहीं छोड़ सकते। घर में इतनी कीमती सामान है, क्या पता चोरी छुपे उन्हें बेच दे तो इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए माँ जी को अपने घर रख लो। तब मोहन कहता है, भाभी, कल मैं और मधु आपके घर आते हैं और वहीं आकर आपसे इस बारे में बात होगा। अब यह कहकर मोहन फोन काट देता है। अब दूसरे दिन मोहन और उसकी पत्नी मधु बड़ी बहू के घर आते हैं और वहीं पर खाना वाना खाते हैं और खाना खाते समय मोहन अपने भाभी से कहता है, भाभी, अभी माँ को आप अपने पास ही रखिए, हम दोनों को भी तो काम से बाहर जाना होता है। हम अपने बच्चे का ही ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो माँ को क्या संभालेंगे। अपने देवर की इन बातों को सुनकर बड़ी बहू बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है, मोहन, तुम्हारा हमेशा का यही नाटक रहता है, तुम हमेशा कुछ न कुछ बहाना करते रहते हो। अरे, क्या यह बुढ़िया हमेशा के लिए मेरे सर पे रहेगी? हम लोगों की भी तो अपनी लाइफ है। चैन से घर को ताला लगा कर भी नहीं जा सकते, इसके भरोसे छोड़कर कैसे जाएं? घर में इतनी कीमती सामान है, कहीं छुप छुपाकर बेच दे तो। ये सारी बातें बगल में खड़ी यशोदा जी सुन रही थी। इन बातों ने उन्हें इतना कष्ट दिया कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और सोचने लगी, मैंने अपने खून को दूध बनाकर पिलाया, वही दूध शायद आज जहर हो गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को चोर दिख रही हूँ। यशोदा जी को ये सारी चीजें नरक से कम नहीं लग रही थी। वो हर बार अपने बेटे को उम्मीद भरे नजरों से देखा करती। उनका बेटा अपने नजरों को चुरा लिया करता। छोटा बेटा मोहन यशोदा जी को अपने घर ले जाता है और वहां जाकर भी यशोदा जी को चैन नहीं मिलता और वहां जाकर यशोदा जी को आराम तक नहीं मिलता। दिन भर छोटे बेटे के बच्चे को संभालती रहती, बहू का काम में हाथ बटाती, तब जाकर 2 वक्त का रोटी उन्हें नसीब होता। अब इसी तरह 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद बड़ा बेटा उन्हें लेने के लिए नहीं आया। अब इस बात को देखते हुए छोटे बेटे मोहन ने अपने उस बूढ़ी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ाया और छोड़ते समय वृद्धा आश्रम की ओनर सुनीता जी से कहता है, आप ही माँ को समझाइए कि हम दोनों को 6 महीने के लिए जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ रहा हूँ और माँ है कि मान नहीं रही है। तब वृद्धा आश्रम की ओनर सुनीता जी ने यशोदा जी के हाथों को
अपने हाथ में लेते हुए कहा, यशोदा जी, आप फिक्र ना करिए, यहाँ पर भी आप जैसी महिलाएं हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी यहाँ धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। सुनीता जी भली भांति से इस बात को समझ रही थी कि उनका बेटा बहाना कर रहा है। वो कहीं भी 6 महीने के लिए जरूरी काम से नहीं जाने वाला। वो तो बस अपने माँ से पीछा छुड़ाना चाहता है। अब सुनीता जी यशोदा जी को लेकर सबसे परिचय करवाती हैं और फिर कहती हैं, यशोदा जी, आपने जो शॉल ओढ़ी है, इस पर की कढ़ाई बहुत ही खूबसूरत है। किसने बनाया है यह? तब यशोदा जी ने कहा, मैंने खुद इसकी बुनाई की है। यह सुनकर सुनीता जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, क्या आप यहाँ के महिलाओं को भी कढ़ाई सिखाएंगी? तब यशोदा जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर सिखाऊंगी। अब यशोदा जी को वहां पर कुछ समय हो गए थे और धीरे धीरे उनका मन भी लगने लगा था। लेकिन जब भी उस वृद्धा आश्रम में कोई भी बेटा अपने बूढ़ी माँ को छोड़ने के लिए आता, तो यह देखकर यशोदा जी का मन बड़ा खिन्न हो जाता, बहुत दुखी होता। उन्हें वो समय याद आने लगता जब उनके बेटों ने उन्हें इस आश्रम में छोड़ा था। एक दिन सुनीता जी कढ़ाई का सारा सामान और यशोदा जी की मदद से सारी महिलाओं को कढ़ाई सिखाती हैं और उनके कढ़ाई का काम लोगों को इतना पसंद आता है कि उन्हें अच्छा खासा ऑर्डर मिलने लगता है। यह सब करके यशोदा जी को भी अच्छा लग रहा था। एक दिन इसी तरह यशोदा जी अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी उनके पास एक औरत आती है और कहती है, यशोदा जी, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। अब यह सुनते ही यशोदा जी बहुत ही खुश होती हैं। उन्हें लगता है उनका बेटा उनसे मिलने आया है। भागी भागी यशोदा जी नंगे पैरों वहां पहुंचती हैं, तो वहां पे उनके बेटे नहीं थे, बल्कि एक वकील था। उस वकील ने पूछा, क्या आप यशोदा जी हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है। मैं एडवोकेट अरुण शर्मा हूँ। आपके पति ने बहुत पहले शहर में एक प्लांट खरीदा था। पूरे 5 बीघा जमीन है और वह सब आपके नाम पर है। और आपका घर, वो भी रोशन जी ने जब वो जमीन खरीदी थी तो आपके नाम कर दिया था। वकील की बातें सुनकर यशोदा जी के आंखों में आंसू आ गए और उनसे ज्यादा उन्हें हैरानी भी हुई कि हमेशा कुछ न छुपाने का वादा करने वाले रोशन जी इतनी बड़ी बात उन्हें नहीं बताई। तभी एडवोकेट अरुण शर्मा जी ने एक लेटर दिया जिसमें लिखा था, मेरी प्रिय यशोदा, यह तोहफा जब तुम्हें मिलेगा तो तुम खुशी से फूले नहीं समाओगी। जानता हूं तुम्हें धन दौलत से कोई लगाव नहीं, सिर्फ तुम्हें अपनों का साथ और प्यार चाहिए। लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाए। अगर मैं हमारी शादी की 25वीं सालगिरह तक जिंदा रहा तो हम यह सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे, और अगर नहीं रहा तो मेरा तोहफा तुम तक पहुंच जाएगा और हमारे बेटे तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाए तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे बिना आराम से जी सकती हो। लेटर पढ़कर यशोदा जी की आंखों से आंसू की नदियां बनकर बहने लगी। इतने में एडवोकेट शर्मा जी बोले, लेकिन अब आपकी उस जमीन पर एक हाईवे निकलने जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जमीन खरीद ली है, जिसका मुआवजा आपको करोड़ों रुपए मिलेगा। इतना सुनकर वृद्धा आश्रम की औरतें यशोदा जी के लिए तालियां बजाने लगी। अब इतने में ही यशोदा जी के बहू और बेटे उनके पास आते हैं। जो बेटे बहू कल तक माँ को कंगाल समझकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन संपत्ति के घमंड में उस माँ को वृद्धा आश्रम में छुड़ाए थे, आज वही माँ करोड़ों की मालकिन हो चुकी थी। वो बेटे अपने माँ का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, तुम आज ही अभी हमारे साथ चलो। यशोदा जी समझ गई थी कि ये बेटे ना तो तब सुधरे थे ना अब सुधरेंगे।
अब तो ये मेरे धन के लालच में मेरे पास आए हैं, मेरे पैरों में पड़ रहे हैं। तो उन्होंने अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा, तुम सभी अभी के अभी मेरे आंखों से दूर हो जाओ। आज के बाद अपना चेहरा तक मुझे मत दिखाना। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं तुम सबको देखना नहीं चाहती। ऐसे नालायक बेटे राक्षस के समान होते हैं। मेरे पास धन हुआ तो कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते हुए मेरे पास आ गए। यशोदा जी ने तुरंत वृद्धा आश्रम के मैनेजर को बुलाया और उनसे कहकर अपने बहू और बेटों को धक्के मारकर वृद्धा आश्रम से बाहर फेंकवा दिया। माँ ने उस वकील से एक नोटिस तैयार करवाया और कहा कि आज के बाद जिस घर में रह रहे थे वो घर उनका है और वो उस घर को वापस ले रही हैं। अब उन बेटों का उस घर पर कोई हक नहीं। जब वकील उस नोटिस को उनके बेटे को दिखाता है तब बेटे हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी माँ से विनती करने लगते हैं कि माँ उन्हें घर से बाहर मत निकालो, वो कहाँ जाएंगे। तब यशोदा जी ने कहा कि जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था, इस वृद्धा आश्रम में छोड़ा था, तब नहीं सोचा था कि माँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किसके सहारे जिएगी। अब वह नोटिस यशोदा जी के बेटों के घर जाता है और उन बेटों को मजबूरन उस घर को छोड़कर जाना पड़ता है। यशोदा जी ने अपनी संपत्ति को वृद्धा आश्रम, अनाथालय और गरीब लड़कियों के पढ़ाई के लिए दान कर दिया और यशोदा जी ने उस आश्रम को नहीं छोड़ा, वहीं पर रहकर अपने कढ़ाई के काम को आगे बढ़ाती रही। उसी वृद्धा आश्रम के महिलाओं को अपना परिवार समझा। तो प्रिय दोस्तों, यशोदा जी ने सही किया या गलत, उनका निर्णय सही था या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।